सभी बच्चों को जय माता दी। बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। हम लगभग अपने जो दूसरा अध्याय था परमाणु संरचना, उसके अंतिम कालांशों में पहुंच गए हैं बच्चों। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉन संबंधित सब जानकारियां थी, उसके मेन शेल, उसका सब शेल, उसका ऑर्बिटल्स, उसका स्पिन, उससे संलग्न एनर्जी, उससे उसकी नाभिक से डिस्टेंस, सब बातों की जानकारी क्वांटम संख्याओं से कर ली थी बच्चों। आपका अब इस अध्याय का अंतिम टॉपिक जो है वो जो हमारे एटम्स थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाएगा, इसको मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नियम प्रस्तावित किए गए। उन सभी नियमों को एक साथ सामूहिक रूप से मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। चलिए सब लोग अपनी पेन कॉपी उठा के तैयार हो जाइए। आपको पुनः नवीन नवीन जानकारियां प्रदान करने में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, उपरोक्त सभी टॉपिकों के नोट्स भी संबंधित वीडियो में उपलब्ध होते हैं। आप उन्हें डाउनलोड कर लें, उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लें और क्रमशः पढ़ते हुए अच्छी से अच्छी जानकारियां प्राप्त करें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम करते हैं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक वितरण। क्या करना है बच्चों में? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक वितरण नियम। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक वितरण नियम। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होगा, इस बात को हमें समझाना था बच्चों, है ना। सबसे पहला नियम हम पढ़ रहे हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। बच्चों, यह नियम इलेक्ट्रॉनिक वितरण संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था। पाउली कहते हैं कि अगर कोई भी परमाणु है, उसके अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लें, उन 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें, तो वो चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान कभी नहीं हो सकते हैं। अर्थात क्या था कि परमाणु में किन्हीं भी, कोई भी हो सकता है बेटा, है ना, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं, परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। एक समान नहीं हो सकती। अगर 3 सही होंगे बेटा, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एक समान हो जाएगी, तो उसकी चौथी स्पिन क्वांटम नंबर निश्चित ही भिन्न होगी। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। हमने माना हमारा एस ऑर्बिटल था, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये 2s था। कौन सा ऑर्बिटल था बच्चों? 2s था। पहले इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हम। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है और चूंकि s में है इसलिए l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू भी 0 है। स्पिन कैसा है? +12 क्लॉकवाइज था, इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम पकड़ते हैं बच्चों, इसमें n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन इसका स्पिन बदल गया। इसका स्पिन बदल गया। यानी संक्षेप में हम क्या कहेंगे बच्चों, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, उनमें चारों क्वांटम संख्याओं का सेट जो है, वो चारों क्वांटम संख्याओं का सेट एक समान नहीं हो सकता।
इस बात को बच्चों दूसरी तरह से कहें, अर्थात इससे एक बात फिक्स हो गई थी बच्चों कि किसी भी एटम में, किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी मेन सेल में जितनी मैक्सिमम क्वांटम नंबर्स के सेट बनेंगे, जितने अधिकतम क्वांटम संख्याओं के सेट बनेंगे जिनमें एक ना एक अलग से अलग होगी, वो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अर्थात ये नियम हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था बच्चों कि किसी भी मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो ये हमें बता रहा था। किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होंगे, कितने होंगे, वो हमें बता रहा था। इसके हिसाब से किसी भी मुख्य कोश में नंबर ऑफ क्वांटम संख्याओं के सेट इतने बनेंगे, मेन क्वांटम संख्याओं के, यानी मुख्य कोश में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इससे हमें मालूम चल गया था प्रत्येक मुख्य कोश में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और s, p, d और f कोश में क्रमशः 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, क्योंकि इनमें अधिकतम क्वांटम संख्याओं के इतने ही सेट बन रहे थे। हम क्या कहें बच्चों कि किसी भी परमाणु में क्वांटम संख्याओं के, चारों क्वांटम संख्याओं के जितने सेट संभव होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इस नियम से हमें किस बात की जानकारी मिल गई थी बच्चों? इस नियम से हमें किसी भी कक्षक में या किसी भी शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस बात को हम आसानी से समझ पा रहे थे। एक प्रश्न और ले लेते हैं, कोई भी आप प्रश्न कई तरह से आ सकते हैं बेटा। प्रश्न है सोडियम या छोटा ले ले अभी हम, कार्बन परमाणु है, इसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2, 6 होते हैं ना बेटे कार्बन में, 2p2। इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन पकड़, जैसे हमने कहा ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए भी n का मान 2 है। दूसरी बात, ये चूंकि s कक्षक में है तो इसके लिए l का मान 0 हो गया, और ये p कक्षक में है तो इसके लिए l का मान 1 हो गया। अर्थात इनकी क्वांटम संख्याओं के सेट में अंतर आ गया, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं। तो एक कॉमन उदाहरण और बता रहे हैं हम दूसरे मुख्य कोश में देखते हैं। प्रश्न यह है कि दूसरे मुख्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन संभव हैं। आपका पाउली अपवर्जन नियम से उत्तर होगा दूसरे मुख्य कोश में उतने इलेक्ट्रॉन संभव हैं जितने क्वांटम संख्याओं के सेट इसमें संभव हैं। देखते हैं कितने क्वांटम संख्याओं के सेट संभव हैं। n बराबर 2, क्या लिख रहा हूं बच्चों में, n बराबर 2। इस n बराबर 2 के लिए l के मान क्या होंगे, अच्छा देखते हैं बच्चों, किसके मान निकालना है हमें। n बराबर 2 के लिए l के संभावित मान, l के क्या निकालना है हमें, l के संभावित मान कितने होते हैं, 0 से n-1 तक होते हैं। अर्थात हो जाएगा 0 और 1, कितना हो जाएगा बेटा, 0 और 1। अब इन दोनों के लिए हमें क्या निकालना बच्चों, इन दोनों के लिए हमें m निकालना था। किसका मान निकालना है, m का मान माइनस से चालू होके 0 होते हुए प्लस तक जाता है, तो 0 के लिए तो m का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन 1 के लिए जो m का मान होगा बच्चों वो -1, 0 + 1 होगा। कितना होगा, -1, 0 और +1 होगा। ये हमारा m मिल गया। उपरोक्त के लिए हम स्पिन निकालें, इसकी स्पिन क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें बच्चों हम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते, ये कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बच्चों, एक सीधा चक्रण का होगा और एक उल्टा चक्रण का। अर्थात एक की स्पिन क्वांटम संख्या +½ होगी और दूसरे की स्पिन क्वांटम संख्या -½ होगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, +½ और -½ स्पिन क्वांटम नंबर वाले। इसकी बात करें बच्चों, पहले हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। यहां पे ये क्वांटम संख्या जो थी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे,
एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला। फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे बच्चों, धन प्लस हाफ और माइनस हाफ वाला, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, एक का चक्रण प्लस हाफ और एक का चक्रण माइनस हाफ। अर्थात हम देखें दूसरे मुख्य कोश में हमारे क्वांटम संख्याओं के 8 सेट बन रहे हैं। कितने सेट बन रहे हैं बच्चों? 8। कौन से? L का मान 0, N का मान 2, L का मान 0, M का मान 0 और स्पिन प्लस हाफ, और एक दूसरा आएगा तो स्पिन माइनस हाफ। यानी कि 8 सेट बन रहे थे हमारे। क्योंकि हमारे दूसरे मुख्य कोश में क्वांटम संख्याओं के 8 सेट बन रहे थे, इसका मतलब तय हो गया कि दूसरे मुख्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अर्थात पाउली ने हमें बता दिया था नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी मेन सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स। ये नियम बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगला नियम बताता हूं आपको। पाउली का अपवर्जन नियम के बाद आता था हुंड का नियम। क्या आता था बच्चों? हुंड का नियम। कौन सा पढ़ना है हमें? हुंड नियम। दूसरा नियम था हुंड नियम। हुंड का उच्चतम बहुलता नियम। ये तो सिंपल नियम था बेटा। इसमें जो ऑर्बिटल्स थे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस बात को इसमें बताया गया था। चलिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं हम। ये कह रहे हैं कि अगर एक जो सब सेल है, उस सब सेल में अगर कई ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने 3 लिख दिए। इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या थी देखते हैं। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों में लिख रहा हूं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हुंडे के अनुसार किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अर्थात पहले एक इसमें आएगा, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो आगे जाएगा, तीसरा आ गया तो वो और आगे जाएगा। जब किसी भी सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएं, अर्थात आधे भर जाएं, उसके बाद अगर अगला इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो वह इसके साथ पेयरिंग करेगा, जोड़ा बना सकता है, लेकिन उसका जो स्पिन होगा वो कैसा होगा? अपोजिट होगा। उसका स्पिन अपोजिट होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों। हुंडी ने यह कहा जहां तक संभव हो सके किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसका जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, उसका स्पिन समदिश होगा। जब उस सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएं, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो उनमें कपलिंग चालू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाएगा। फिर उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा। इसके हिसाब से p ऑर्बिटल्स में यदि एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसा होगा, 2, 3 तक एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जब सारे हाफ फिल्ड हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन व 6 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो उनके स्पिन अपोजिट हो जाएंगे। ये वाली बात भी हो गई बच्चों। आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का अंतिम नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है बच्चों, आप फटाफट, अभी तक किसी ने अगर पेन नहीं उठाया है तो तेजी से पेन उठा लें। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात मिलने वाली है हमें, जिसका उपयोग जब तक आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तब तक किसी ना किसी रूप में हमेशा होता रहेगा बच्चों। नियम था ऑफ-बाउ नियम। कौन सा था बच्चों? तीसरा नियम ऑफ-बाउ नियम। यह नियम क्या था बच्चों? ऑफ-बाउ जो था, थोड़ा टिपिकल नियम लग रहा है, एक जर्मन वर्ड था जिसका मतलब था क्रमिक रचना करना। अर्थात क्रमिक
रचना का नियम था, वो क्रमिक रचना किस क्रम में थी? क्रमिक रचना थी बढ़ती हुई क्रम क्या था? बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम। ये कह रहे थे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी सेल में, उसके सब सेल में, उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में जाएंगे। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा कम ऊर्जा वाले में। कम ऊर्जा वाले कोश भी हो सकते हैं, उपकोश भी हो सकते हैं, कक्षक भी हो सकते हैं। सब शेल लिख दें, क्योंकि सब शेल का यूज हो रहा है ना। उपकोश, कोश भी लिख सकते हैं ना। एनर्जी लेवल में भी जाएंगे तो एनर्जी लेवल भी लिख सकते थे हम। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में जाएंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे अधिक में जाएगा, तीसरा उससे अधिक में जाएगा, चौथा उससे अधिक में जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी लेवल में करेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में करेंगे। अब प्रश्न ये बनता था बच्चों कि हम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल किस प्रकार ज्ञात करें। हमें कक्षक दिए हुए हैं 1s 2s 3s। कक्षकों को हम क्रम से ही लिख लें, अगर कक्षाओं क्रम से लिख लें और बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम निकालें। देखें बच्चों, सबसे पहले 1s होता है, उसके बाद 2s 2p होता है, सेट बना रहे हैं हम। और फिर तीसरा मुख्य कोश आ जाता था 3s 3p 3d होता था। चौथे मुख्य कोश में 4s 4p 4d 4f होता था। और पांचवें में 5s 5p 5d 5f होता था। इसी क्रम में 6sp लिख, थोड़ा बड़े बना दें, आपको दिखेंगे अच्छे से ना। इनको थोड़ा बड़ा बना दें बेटा, है ना। छोटे में आपको बोर्ड पर दिखते नहीं है। पहले 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और 5s 5p 5d 5f और 6s। इतना ही बना के चलते हैं। क्वेश्चन ये था, हमारे ऑर्बिटल्स जो थे या जो सबसेल थे वो इस ऑर्डर में थे। क्या इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में भर जाएंगे? अगर इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं तो काम ही हो गया। लेकिन बच्चों ये सबसेल का ऑर्डर था, ये सबसेल की ऊर्जा का ऑर्डर नहीं था। अर्थात ये अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में नहीं थे। फिर क्या किया जाए कि हमें इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल मिल जाए? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ज्ञात करने के लिए एक नियम आएगा जिसको बोलते हैं N+L नियम। कौन सा नियम पढ़ना है बच्चों में? N+L नियम। ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम बताएगा। ये हमें क्या बताएगा? बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम बताएगा। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। N मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम पहले बता चुके थे, यहां दोबारा लिख दे रहा बेटा कि S, P, D और F के लिए L के मान 0, 1, 2, 3 होते हैं और N का मान बगल में लिखा होता है, ये हम जानते हैं। ये नियम ये कहता है कि सबसे कम एनर्जी उस सबसेल की होगी जिसके लिए N और L के मानों का योग, अर्थात जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जब एडिशन कर दें उनकी वैल्यू का, और जो सबसे कम आए वो वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। चलिए जोड़ते हैं। इसमें N की वैल्यू कितनी है बेटा? N की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 0। चूंकि इसमें N+L की वैल्यू आई है 1 + 0, यानी कि 1 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई बेटा? 1 + 0 1। इसकी बात करें N2 और L 0 चूंकि S में है और N+L की वैल्यू आ गई 2। इसकी बात करें N की वैल्यू 2 और L की वैल्यू चूंकि P में तो 1, यानी N+L 3 आ गया।
कितना आ गया, n+l 3 आ गया। अर्थात पहले हमारा 1s आएगा। कैसा आएगा, 1s आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि इसके लिए n+l का मान सबसे कम है। उसके बाद हमारा एनर्जी इसकी किससे कम होगी, 2s से कम होगी। किससे कम होगी, 2s से। उसके बाद 2p आ गया बेटा, है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगला आता है दूसरा, इसके लिए करते हैं, मगर इसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू, चूंकि s है तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, और 3 + 0 करने पर आंसर 3 आता है। प्रश्न आया इन दोनों में n+l के मान एक समान आ गए। कैसे आ गए बच्चों, एक समान आ गए। जब दो सबसेल या ऑर्बिटल्स में n+l के मान एक समान आएंगे तो ये नियम कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल में जाएगा, अर्थात एनर्जी कम उसकी होगी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है, मेन सेल, मुख्य ऊर्जा स्तर जो है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, उसकी वैल्यू कम हो। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू जिसमें कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो कब, जब n+l के मान समान आ जाएं। तो इनमें n+l के मान समान आ गए हैं, इसलिए इसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है और इसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है। तो इलेक्ट्रॉन 2 वाले में पहले जाएगा, अर्थात ये ऑर्डर सही लिखा है, यानी इसके बाद 3s हम लिख सकते हैं। ये 3s आ गया। आगे देखें बच्चों, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आपको इतना बता दिया, एक और लिखूंगा, सीधा लिखूंगा 3 का n का मान, और p है n = 3। चूंकि p है तो l का मान 1, n+l आ गया 4। n+l कितना आ गया बच्चों, n+l की वैल्यू 4 आ गई है। इसमें देखते हैं n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, अर्थात 3, p की जगह d आएगा बेटा इसमें ना, तो d आएगा तो 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 5। अब सबकी लिख देता हम वैल्यू। इसकी कितनी आएगी बेटा, 4 + 0, कितनी, 4 + 0 यानी कि 4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको आता है इसलिए। इसकी वैल्यू 4 + 1 यानी कि 5। इसकी वैल्यू 4 + 2 यानी कि 6। अच्छा आगे बढ़े, ये बात करें, 4 + 3 यानी कि 7, 5 + 0 यानी कि 5। ये क्या आएगा बच्चों, 5 + 1 यानी कि 6, और 5 + 2 यानी कि 7, 5f होगा ये, है ना। 5 + 3 यानी कि 8, और 6 + 0 यानी कि 6। अब हम देखेंगे, मैं क्या करूं, दोबारा नियम बता देता हूं। जिसकी वैल्यू जिसमें n+l का मान सबसे कम, उसकी ऊर्जा सबसे कम। अगर दो कक्षकों में n+l का मान एक समान आ जाए तो ऊर्जा कम उसकी जिसमें n का मान कम। चलिए हम रख देते हैं, हम क्रम से देखते हैं। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3s भी हो गया। अब ये 4 वैल्यू इसकी भी है और ये भी है 4। n की वैल्यू कम किस में, 3p में, यानी कि 3p आ गया। उस 3p के बाद 4s आ गया। 4 4 वाले हो गए। अब 5 वाले देखें, 5 ये वाला भी है, 5 ये वाला भी है, और 5 ये वाला भी है। अर्थात n की वैल्यू कम किस में, इसमें 4s के बाद क्या आएगा, 3d। 4s के बाद कौन सा, 3d। 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 5s। अब हम 6 वैल्यू देख लें। 6 किस किस में, ये है और ये है और ये है। n की वैल्यू कम किस में, इसमें है सबसे कम, यानी कि आएगा 4d। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 5p, और उसके बाद 6s। इसी क्रम में हम आगे भी
ऊर्जा का क्रम निकाल सकते थे। यानी कि परमाणुओं की बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम n+l नियम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों जब ये नियम मिल गया था तो विभिन्न लोगों ने बहुत प्रयास किए कि ये जो ऊर्जा का क्रम था ये थोड़ा टिपिकल लग रहा था, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम आसानी से ज्ञात कर सकें। क्या 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 ज्ञात कर सकें बच्चों? बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम हम आसानी से ज्ञात कर सकें। तो एक ऐसा ही क्रम हमें मिल गया था। एक मैं ट्रिक बता रहा हूं जिसकी सहायता से आप बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप 1s से पकड़ना और 7 तक जाना। मैं क्या कह रहा हूं, और भी कई तरीके होते हैं, मुझे जो मालूम है, मैंने जो पढ़ा है और मैं जिस तरह बच्चों को बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं बच्चों। 1s से लेके 7s तक जाना। आप थोड़ा 1s ऊपर डाल दें। 1s से लेके बच्चों 7s तक जाना है। 2s, 3s, 4s, 5s, थोड़ा और गैप कर लें में, यहां से पकड़ लें। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। अब हमें s के बाद p को पकड़ना है और ऊपर और नीचे का हम एक एक छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। इससे आपका बन जाएगा आसानी से। यानी यहां पर ले लें p, ले लें हम 2p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। इसके बाद हम d में जाएंगे बच्चों। d में भी हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का एक एक छोड़ देंगे और फिर ये d पकड़ लेंगे। यानी क्या लिख दें बच्चों हम, 3d, 4d, 5d। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे छोड़ के 4f पे आ जाएंगे। तो आपका जितने में काम चलना था उतना काम इसमें बच्चों हो जाएगा, उतने एनर्जी लेवल आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, तिरछी लाइन खींचना है यहां से ऐसी, ये और इस तरह की लाइनें आपको खींच देना है। ये थोड़ा डार्क कम चल रहा है ना बेटा, दूसरा ले लेते हैं। ये एरो पकड़ के, आगे का एरो पकड़ के पीछे जाके मिला देना। सभी एरो को पीछे मिला दो बेटा आप। ये एरो पकड़ा और हमने यहां जाके मिला दिया। इस एरो को पकड़ा हमने बच्चे, यहां जाके मिला दिया। ये जो एरो था इसको यहां मिला दिया और ये मिला दिया। ये जो एरो था इसको पकड़ के बच्चे हमने यहां मिला दिया और ये एरो था जो, इसको हमने पकड़ के यहां मिला दिया। अब ये आपका एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया बच्चों। अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो आपको आपकी बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम मिल जाएगा। अर्थात सबसे पहले क्या आएगा, अब आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले 1s आएगा आपके रास्ते पे, उसके बाद 2s आएगा 1, यहां जा रहे हैं हम। फिर 2p आएगा, 2p आ रहा है। उसके बाद 3s आया, 3s लिख दिया। 3s के बाद रास्ते पे गए, 3p आया। क्या आया बच्चों, 3p आया। 3p से हम आगे बढ़े तो 4s आया हमारे रास्ते में। क्या आया, 4s आया। 4s के बाद रास्ते में गए तो 3d आया। क्या आया, 3d। और 3d से आगे बढ़े तो 4p आया। इसी क्रम में हम इस रास्ते 5s और उसके बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद आएगा 4f, 5d, 6p और 7s। इस रास्ते बच्चों आप चलेंगे तो आपको क्रमशः बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम याद करने में आसानी हो जाएगी बेटा, है ना। ये रास्ता आप अपना सकते हैं। इससे आप अब जब हमें ये बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम मिल गया तो हम अब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
बहुत आसानी से लिख रहे थे बच्चों। जैसे आपसे कहा जाता है एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है। कितना है बच्चों एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 17 है। 17 को हम डाल दो। हम जानते हैं एस में कितने आते हैं? 2, पी में 6, पाउली ने बता दिया था, डी में 10, एफ में 14। डाल दे 17 है ना। सबसे पहले 1s आया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने। 1s के बाद 2s आता है, 2s में 2 डाल दिए। उसके बाद 2p आता है, p में 6 डाल दिए। उसके बाद 3s आता है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब 3p आता है बच्चों। तो हमारे पास अब केवल 5 इलेक्ट्रॉन बचे 17 में से। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 हो गए थे। चूंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एटॉमिक नंबर 21 किसका देखें बेटा? 21 पहले 1s में आएगा 2, उसके बाद 2s आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा। कितने हो गए बच्चों देखो? 2 और 2 4 और 2 6, 2p 6 होता है ना, 2p 6। 2 और 2 4 और 6 10 और 8 18 हो गए थे हमारे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 3p के बाद आता है 4s, तो 4s में 2 लगा देंगे, 20 हो गए। इसके बाद 3d आता है। बेटा यहाँ पे 10 की व्यवस्था तो है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 बचा है, हम 1 लिख देंगे। 3d1, ये 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी कक्षाओं में आते हैं। कई तरह के प्रश्न उपयोग होते हैं बेटा। उन सभी प्रश्नों को एक साथ समाहित करके सामूहिक रूप से केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे प्रश्न लेकर मैं अगले कालांश में उपस्थित होऊंगा। तब तक इसको लिखिए और इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्योंकि जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन जो अगले कालांश में बताए जाएंगे वो बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। मैं आशा कर रहा हूं आप इन्हें ध्यान से देखकर समझ रहे होंगे। संबंधित नोट्स भी लिख लेना बेटा। अगले कालांश में उपरोक्त जो परमाणु संरचना है उसका अंतिम कालांश लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप नई जानकारियां नोट कीजिए। एक बार पुनः सभी बच्चों को जय माता दी।